हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक, जिसको नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय कहते हैं, वो लेके आया हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रीय आय आसानी से समझ में नहीं आती। मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपको पूरा वीडियो देखने पर राष्ट्रीय आय आसानी से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और वर्तमान में मैं सीओ जनपद के रूप में मध्य प्रदेश शासन में पदस्थ हूँ और आपके लिए पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा वादे के मुताबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय मतलब क्या? राष्ट्र की आय। अब आय मतलब क्या होती है आप सभी लोग जानते हैं। आय मतलब होता है जो आपने कमाया, जो आपने क्या किया, जो आपने कमाया। तो राष्ट्र में दो ही चीज उत्पादित होती हैं, आप लोग सभी जानते हैं। या तो सेवा उत्पादित होती है या वस्तु उत्पादित होती है। तो देश की भौगोलिक सीमा में, ये भौगोलिक सीमा कैसी होगी वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। देश की भौगोलिक सीमा में जो भी वस्तु या सेवा उत्पादित होती है, उसमें जनरली साल भर में देश ने जो कमाया होता वही उस देश की क्या कहलाई जाती है? राष्ट्रीय आय कहलाई जाती है। हम इसको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लेंगे। बस अभी वर्तमान में आप ये समझ लें कि राष्ट्र ने जो वस्तु और सेवा को मार्केट में बेच के कमाया है, उसी को हम राष्ट्रीय आय कह रहे हैं। अब दूसरा दिया है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय मतलब मान लीजिए एक ग्रुप में 10 लोग हैं और उन 10 लोगों के बीच में कितने कितने समोसे आएंगे, ये कैसे तय करेंगे आप? यदि समोसे 100 हैं और 10 लोग हैं तो हम 10 का भाग 100 समोसे में कर देंगे तो एक व्यक्ति को 10 समोसे मिल गए। कुल देश की आय जितनी होगी उसमें जितने व्यक्ति होंगे या उसकी जितनी जनसंख्या होगी, अगर उसका हम भाग कर देंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। मैं ये सारी टर्म्स आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जब मैं आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाऊं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वगैरह, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आए। तो कृपया करके ये गौर से सुनते रहें। राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का पहला आकलन करने का प्रयास स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब? 1868 के आसपास। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय भी क्या बताई थी? 20 रुपए प्रति व्यक्ति बताई थी। यानी इन्होंने क्या बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था और 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय भी इन्होंने बताई थी कि व्यक्ति की आय भारत में कितनी है। एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आधार वर्ष। ये आधार वर्ष मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये बहुत बार यूज होता है, ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। गौर करिए, मान लीजिए 2018 में देश में उत्पादित सेवा और वस्तु क्या थी? सेवा थी, एक डॉक्टर ने एक मरीज को देखा था। डॉक्टर ने एक मरीज को देखा था और पैसे लिए थे उसने 100 रुपए। और यहाँ वही मेरा पुराना फॉर्मूला में जूता, एक जोड़ जूता क्या हुआ था? पैदा किया था और उसकी कीमत भी कितनी थी? 100 रुपए। यानी इस देश विशेष में 2018 में दो ही चीज पैदा हुई, एक सेवा और वस्तु, और वो एक एक करके कुल कितनी आय हुई उसको? 200 रुपए। कितनी आय हुई? 200 रुपए। ठीक है। 2019 में इस देश ने क्या किया? 2019 में भी इस देश ने, डॉक्टर ने एक ही मरीज को देखा, फीस ली 150 रुपए। यानी उसने अपनी फीस बढ़ा दी है। और दूसरे में जूता एक ही हुआ, उसकी भी कीमत कितनी हो गई? 150 रुपए। मतलब यहाँ 300 रुपए का क्या हुआ? राष्ट्रीय आय उत्पादित हुई। तीसरा, 2020 में क्या हुआ? 2020 में भी डॉक्टर ने एक आदमी को देखा, फीस ली 200 रुपए, जूता बना कितना? एक, और फीस ली बना कितने का? 200 रुपए, ये होगा 400। यानी कि अगर आप पैसे में देखेंगे, यदि आप पैसे में देखेंगे तो राष्ट्रीय आय बढ़ते हुए नजर आएगी, परंतु एक्चुअल में क्या राष्ट्रीय आय बढ़ गई है? नहीं, राष्ट्रीय आय तो वही की वही है। पहले भी एक डॉक्टर एक मरीज को देख रहा था, आखिर तक एक डॉक्टर एक मरीज को देख रहा है। यहाँ भी एक जूता एक जोड़ा उत्पादन हो रहा है। इससे ये हो रहा है कि वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ जाने से राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई दिखती है। तो सरकार ने, या जो अर्थशास्त्री थी, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना ऐसा किया जाए जिससे ये पता लग जाए कि कीमत के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ी ना पता लगे, राष्ट्रीय आय अगर वाकई बढ़ी है तो ही बड़ी पता लगे। तो उन्होंने क्या किया? कीमत को फिक्स कर दिया कि हम कीमत हमेशा किस साल से लगाएंगे। कीमत फिक्स कर दी, 2018 की कीमत से ही लगाएंगे। तो फिर 2018 के हिसाब से ये सारा कैसा रहेगा? 200 200 200, यानी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो जिस वर्ष को
स्टैंडर्ड कीमत के लिए फिक्स कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बेस ईयर या आधार वर्ष, ताकि एक्चुअल में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है घट रही है उसका पता लगाया जा सके। ये जीडीपी में भी करते हैं। तो आधार वर्ष मतलब क्या हुआ, आप समझ गए होंगे। आर्थिक वृद्धि क्या होती है, यही राष्ट्रीय आय में जिस प्रतिशत से वृद्धि होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक वृद्धि बोलते हैं। जैसे मान लो पिछले साल 1000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आय थी आधार वर्ष के आधार पर, उसी आधार वर्ष के आधार पर अगर इस बार 1100 करोड़ की हो गई तो कितने बढ़ गए, 100 करोड़ सीआर, और ये इसके कितने परसेंट है, 10%। तो आर्थिक वृद्धि दर कितनी कहलाई, 10%। ये होती आर्थिक वृद्धि दर। अब हम देखते हैं आजादी के बाद 1949 में, आजादी के बाद राष्ट्रीय आय कैसे भारत में गणना की गई। तो 1949 में सरकार ने एक राष्ट्रीय आय गणना समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष किसको बनाए, पीसी महालनोबिस ने। पीसी महालनोबिस ने भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का भी क्या किया था, ढांचा तैयार किया था, इसलिए भी ये फेमस है। यानी राष्ट्रीय आय गणना समिति का अध्यक्ष किसको बनाया था, पीसी महालनोबिस को। कंपनी 1949 में बहुत बार पूछा जाता है। और उसके बाद फिर इन्हीं की सिफारिश पे सीएसओ का निर्माण हुआ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन का बना 1951 में, और इसका हेडक्वार्टर है, इसके सामने लिखा है होमबर्ग। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। फिर सीएसओ को ये कार्य दे दिया कि राष्ट्रीय आय कितनी है, उसकी गणना कैसे होगी, सारा दायित्व किसको सौंप दिया गया 1951 के बाद से, सीएसओ को, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन को। जब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रस्तुत करता है, मीडिया में या सरकार को सौंपता है, तो उन आंकड़ों से ही तय होता है कि भारत कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। तो उन आंकड़ों को बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का श्वेत पत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या, श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, जिन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, दुनिया में पहली बार किसने किया था, साइमन कुजनेट्स ने। किसने, साइमन कुजनेट्स ने। इसलिए दुनिया में राष्ट्रीय आय के पितामह किसको कहा जाता है, साइमन कुजनेट्स को। ये क्वेश्चन भी एक बार आपको क्या हुआ है, पूछा गया है, तो बार बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये था मोटा मोटा डाटा। अब हम देखते हैं भारत में राष्ट्रीय आय। भारत में राष्ट्रीय आय को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी वगैरह वगैरह क्या होते हैं। या आप ये मान लो कि जैसे दूध रहता है उसी के कई रूप हो जाते हैं, दूध, दही, मट्ठा, पनीर आदि आदि। तो ये सेम है, राष्ट्रीय आय के कई प्रकार हैं, उनके प्रकार हम देखते हैं। तो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, यानी सकल घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा के लिए मैं बोलता हूं, आप लिख सकते हैं, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य। मैंने आपको 2-3 चीज का बोला है। बाजार मूल्य मतलब एक तो बाजार मूल्य बोला है, उससे पहले मैंने बोला अंतिम रूप से उत्पादित। उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, पर आप बने रहेंगे। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लेंगे। अंतिम रूप से उत्पादित का मतलब खेत में गेहूं उत्पादित हुई, गेहूं से आटा बना और आटे से बनी ब्रेड। यानी ये प्राथमिक है, ये मीडिएटर है और ये क्या है, अंतिम है। तो इसमें किस चीज का रुपए जोड़ते हैं, केवल अंतिम वस्तु का रुपए जोड़ते हैं, मीडिएटर का और प्राथमिक का नहीं जोड़ते हैं। तो अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का क्या है, बाजार मूल्य। बाजार मूल्य का मतलब होता है कि फैक्ट्री से निकलते टाइम मूल्य नहीं, बाजार में जिस कीमत पे बिक रही है वो मूल्य। उसमें टैक्स, उसमें सब्सिडी, उसमें सारा डेप्रिसिएशन, सब कुछ क्या होता है, जुड़ा होता है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य को ही हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो ये भौगोलिक सीमा मतलब क्या, भौगोलिक सीमा मतलब स्थलीय सीमा। भौगोलिक सीमा मतलब स्थलीय सीमा। भारत का मैप मैं बहुत बड़ा बनाता हूँ, आपसे निवेदन है कि इसमें कोई कमेंट ना करें। ये भारत है, इसकी ये तो भौगोलिक सीमा है ही। इसके अलावा अगर समुद्र में मछली पकड़ेंगे तो वो भी किस में गिना जाएगा, जीडीपी का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा भारत के जितने भी दूतावास हैं
भारतीय दूतावास जितने हैं, भारतीय दूतावास, उनको भी भारत का हिस्सा ही माना जाता है, उनकी जमीन को भी भारत का भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है। ये दो चीज ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैंने दोनों आपको बता दी। यानी इस भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी वस्तु सेवा उत्पादित होगी वो कैसी होगी, उसी को हम जीडीपी बोलेंगे। याद रखने वाली बात यह है कि भारत में विदेशी कंपनियां भी बहुत हैं, वो भारत की भौगोलिक सीमा में स्थापित हैं, तो इस जीडीपी में उनके द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवा को भी क्या कर लिया जाता है, गिन लिया जाता है। अब हम देखते हैं आगे, अगला देखते हैं हम जीएनपी। जिसका मतलब ये होता है कि अभी हमने भौगोलिक सीमा के अंदर जो कुछ भी दिखाया था उसमें से जीडीपी, उसको जीडीपी बोल रहे थे, उस जीडीपी में से यदि विदेशियों ने भारत में कमाया है तो विदेशियों ने भारत में कमाया तो उसको घटा देंगे, क्योंकि वो विदेश लेके चले जाए। विदेशियों की भारत में आय, इसको हम इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। और फिर ऐसा भी होगा ना, भारत वाले भी विदेश में जाके कमाएंगे, तो भारतीयों की विदेश में आय, इसमें क्या कर देंगे, भारतीयों की विदेश में आय को हम क्या कर देंगे, इसमें विदेश में आय को इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा जीएनपी। ये हमारा क्या बन जाएगा, जीएनपी। सिंपल है। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, विदेशियों की आय घटा देंगे और भारत की विदेश में आय इसमें जोड़ देंगे। फिर हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एक होता है एनएनपी। एनएनपी का मतलब ये होता है कि अगर आपने खेत में गेहूं उत्पादित करने के लिए एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया है जो कि आपने 10 लाख रुपए का उठाया था या खरीदा था, तो क्या उस ट्रैक्टर की कीमत गेहूं में उसका इस्तेमाल करने के बाद 10 लाख बची रहेगी? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस भी मशीनरी का या जिस भी चीज का इस्तेमाल वस्तु या सेवा में उत्पादन में लगाया है, उसकी कीमत भी धीरे 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 क्या हो रही है, घट रही है। और इस तरह समय के साथ वस्तु की कीमत में कमी आने को हम कहते हैं मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। तो ये जो हमने क्या किया था, जो जीएनपी निकाला था, यदि इसमें से हम मूल्यह्रास घटा दें, इसमें से हम क्या कर दें, मूल्यह्रास घटा दें, तो ये बन जाता है एनएनपी। या ब्रैकेट में मैं आपको लिख के बता रहा हूं क्या करना है, जीडीपी प्लस विदेश में भारतीय। इसका एक और मतलब क्या हो सकता है, और मतलब क्या होता है, जीडीपी विदेश में भारतीय माइनस भारत में विदेशी, और एक और माइनस मूल्यह्रास। अगर हम इसको जीडीपी की टर्म में डिफाइन करने की कोशिश करें तो एनएनपी क्या है, जीडीपी में विदेशों की आय क्या कर, विदेश में भारतीयों की आय जोड़ देंगे और विदेश में भारत में विदेशियों की आय घटा देंगे, तो ये इतना वाला भाग क्या बन जाएगा, जीएनपी बन जाएगा। और इसमें मूल्यह्रास घटा देंगे, पूरा भाग क्या बन जाएगा, एनएनपी। या तो ऐसा लिख सकते हैं या वैसे लिख सकते हैं, दोनों ही भाग कर सकते हैं। या तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनएनपी हो गया। अब आप एक बात बताओ, ये सब घटाने के बाद भी अभी ये किस चीज पे चल रहा था, ये सब किस चीज पे चल रहा था, ये चल रहा था बाजार मूल्य पर। ये किस चीज पे चल रहा था, बाजार मूल्य पर। किस चीज पे चल रहा था, बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य मतलब क्या, बाजार मूल्य मतलब ये, किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं खींचा हो तो प्लीज फटाक से खींचिए। बाजार मूल्य मतलब ये कि उसमें मैं बताता हूं बाजार मूल्य तय कैसे होता है, जल्दी जल्दी आपको समझ में आएगा। ये एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पार्ले जी बने, फैक्ट्री में पार्ले बने। पार्ले का एक पैकेट बनाने में कंपनी को 3 रुपए लगे। कितने रुपए लगे, 3 रुपए। इस एक पैकेट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए का क्या किया, टैक्स लगा। काहे का टैक्स, जो भी टैक्स लगाती है, कारपोरेशन टैक्स या जीएसटी जो भी लगा, तो ये इस पे लगा दी। तो ये कितने का हो गया, 4 रुपए। और इस 4 रुपए में 50 पैसे कंपनी ने फायदा उठाया, कंपनी, और 50 पैसा किसने, मतलब बेचने वाले ने फायदा उठाया, बेचने वाले। तो अब ये कितने का होगा, 5 रुपए। ये कितने का होगा, 5 रुपए। ये इसकी क्या है, बाजार मूल्य।
बाजार मूल्य। तो आप ये बताओ कि क्या राष्ट्रीय आय में 5 रुपए जोड़े जाएंगे, 3 रुपए जोड़े जाएंगे? ये 2 रुपए उत्पादित हुए क्या? नहीं, उत्पादित तो केवल 3 रुपए हुए हैं। यानी ये 2 रुपए जो मुनाफा और टैक्स लग के इसकी कीमत बन गई है, वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब अभी हमको राष्ट्रीय आय निकालना है। यदि राष्ट्रीय आय निकालना है तो हमने जो एनएनपी निकाला है उसमें से टैक्स को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारी राष्ट्रीय आय निकलेगी। और हम राष्ट्रीय आय का मतलब ये भी लिख सकते हैं कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू जीडीपी प्लस विदेश में भारतीयों की आय माइनस भारत में विदेशों की आय। समझ में आ रहा होगा? माइनस मूल्यह्रास और माइनस टैक्स। यही पूरा क्या बन जाएगा? नेशनल इनकम बन जाएगा। या तो इस पैटर्न में लिख लें या इस पैटर्न में लिखें। चलिए एक और स्टोरी जो इसमें बार बार आती है वो होती सब्सिडी। सब्सिडी मतलब क्या, या जिसको सब्सिडी बोलते हैं वो क्या होती है? आपने अभी गौर किया होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब डीबीटी। डीबीटी से मतलब ये कि मोदी सरकार ने डायरेक्ट लाभ किसको देना चालू कर दिया है? ग्राहकों के खातों में देना चालू कर दिया है। तो जब ग्राहकों के खातों में लाभ देना चालू कर दिया है तो वो सब्सिडी जो उनको मिलने वाली होती है वो सीधे खाते में ट्रांसफर होती है। तो अब ये बाजार मूल्य में से सब्सिडी जुड़ेगी या घटेगी वो आप समझ लीजिए, बहुत काम पड़ने वाली है। मान लो टंकी का गैस टंकी से रिलेटेड बताऊंगा क्योंकि टंकी की कीमत है 1000 रुपए। कितनी कीमत है? और सरकार ने बोला है कि इसमें से 200 रुपए क्या कर देंगे? हम सब्सिडी देंगे। यानी 200 रुपए हम दे देंगे, 800 रुपए आपको देना, सिंपल। अब ये टंकी बनती कैसी? फैक्ट्री है, फैक्ट्री से टंकी बनी 1000 रुपए। कितने की बनी? 1000। टैक्स वैक्स अभी हम थोड़ा सा इग्नोर कर ले, टैक्स तो हमने घटा दिया। तो ये क्या है? 1000 रुपए टंकी निकली। टंकी आई बाजार में, बाजार में बिकना कितना था? 1000 रुपए की। पर सरकार ने इसको क्या कर दिया? 200 रुपए का क्या कर दिया? सब्सिडी दे दी। क्या दे दी? सब्सिडी। तो अब ये बाजार में कितने की बिक रही है? 800 की बिक रही है बाजार। जब ये बाजार में 800 की बिक रही है तो क्या इसकी कीमत 800 थी? नहीं, कीमत तो इसकी कितनी थी? 1000 रुपए। यानी कि 200 रुपए कहीं ना कहीं सरकार ने इसमें क्या कर दिए? कम कर दिए। जबकि उत्पादित कितना हुआ था? 1000 रुपए, और बिक कितना रहा है? 800 रुपए। यानी कि जो भी सब्सिडी सरकार दे रही है वो इस नेशनल आय में क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। यानी प्लस क्या लिखेंगे? सब्सिडी, क्योंकि ये उत्पादित हो रही है और बाजार में दिख नहीं रही। समझ में आ रहा है? यानी उत्पादन, या तो हम ये कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, आप गौर से देखिएगा, या तो हम ये बोल सकते हैं कि वस्तु और सेवा का फैक्टर कॉस्ट मतलब उत्पादन लागत जो होती है वही राष्ट्रीय आय होती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्पादन लागत ही निकाल रहे हैं हम। उसी में से हम क्या करते हैं? उत्पादन लागत में से विदेशों में भारतीय आय जोड़ दें और भारत की विदेश में आय क्या कर लें? घटा दें। भारतीयों विदेशियों की भारत में आय घटा दें तो ये क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय बन जाएगी। या फिर ये वाला पैटर्न करें कि जो भी भारत में उत्पादित हो रहा है उसके बाजार मूल्य में से हम क्या करें? विदेशों की भारत में आय घटा दें, विदेश में भारत की आय जोड़ दें, मूल्यह्रास घटा दें, टैक्स घटा दें और सब्सिडी जोड़ दें, तो वही क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती। ये थी राष्ट्रीय आय, मोटा मोटा है। उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज आप कमेंट करेंगे, मैं फिर दोबारा आपको और अच्छी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगला देखते हैं कि इसकी गणना कैसे होती है, असेसमेंट कैसे होता है। तो इसके लिए कौन कौन सी विधियां लगाता है? अभी असेसमेंट कौन कर रहा है? सीएसओ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और सीएसओ इसकी गणना करने के लिए 3 विधि का इस्तेमाल करता है। एक तो उत्पादन विधि, प्रोडक्शन विधि, फिर आय विधि और फिर व्यय विधि। इस पे इतने क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना
कौन करता है, कौन कौन सी विधि होती है? राष्ट्रीय आय गणना कौन करता है? सीएसओ। 3 विधि होती है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। मतलब उत्पादन मतलब कितना उत्पादन हुआ उसको अंदाजा लगा के हम क्या करते हैं, उसमें राष्ट्रीय आय को जोड़ते हैं। आय विधि मतलब कितनी कमाई हुई, और व्यय विधि मतलब किसी चीज के ऊपर कितना खर्च हुआ। तो क्या भारत में किसी एक विधि से गणना हो सकती है? नहीं, भारत में तीनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? प्राथमिक सेक्टर देखते हैं। प्राथमिक सेक्टर मतलब अब मैंने पहले ही समझा, जमीन से जुड़े मामले। खेती में क्या होता है? उत्पादन। तो हम प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी विधि लगाते हैं? उत्पादन विधि। उत्पादन विधि। मछली का उत्पादन होता है, खनन होता है, कृषि में उत्पादन होता है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र के लिए क्या है? उत्पादन विधि एप्रोप्रिएट है। द्वितीय क्षेत्र में देखते हैं, द्वितीय क्षेत्र में 2 चीज है। द्वितीय क्षेत्र में मैंने आपको बताया, एक होता है कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग बनना, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, इसको बोलते निर्माण, और इसको बोलते विनिर्माण। विनिर्माण मतलब ऐसी कोई चीज जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और निर्माण मतलब एक ही जगह पे, यानी पुल, पुलिया, रोड, ये बिल्डिंग, ये सब कंस्ट्रक्शन होगा। पार्ले जी, चप्पल, जूता सब क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो जिसको आप कहीं नहीं ले जा सकते, बिल्डिंग में कमाई थोड़ी देख सकते, बिल्डिंग में देखते हैं कि उस पर पैसा कितना लगा, उस पर क्या हुआ, व्यय विधि लगाते हैं। इसमें कौन सी विधि कि व्यय कितना हुआ, इसी से तय हो जाएगा कि वो कितने रुपए का उत्पादन उसमें हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग को क्या करेंगे? उत्पादन होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें कौन सी विधि लगाएंगे? उत्पादन विधि। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो कृपया इसको गौर से समझ लें। चप्पल का उत्पादन होता, पार्ले जी का उत्पादन होता, चावल का उत्पादन होता, तो हम इसको अंदाजा लगाते हैं उत्पादन से। और सेवा क्षेत्र के लिए या तृतीय क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? तृतीय क्षेत्र का भौतिक स्वरूप तो होता नहीं है, तो डॉक्टर ने अगर आपसे फीस ली तो वो क्या करेगा? उसकी आय हुई। तो तृतीय क्षेत्र के लिए हम क्या करते हैं? आय विधि का उपयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया हो, इसके स्क्रीनशॉट खींच लें या लिख लें, ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। ये तो हो गई सीएसओ कौन कौन सी विधि से वो करता है। अब सीएसओ ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 6 बड़े भाग में, 6 भाग में, बड़े भाग में, और 14 उपभाग में बांट रखा है। काय के लिए? गणना करने के लिए। ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 6 बड़े भाग और 14 उपभाग में इसको बांट रखा है गणना करने के लिए राष्ट्रीय आय। अब छोटी छोटी 2-3 चीज और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक, एक गिनी नाम के क्या थे? अर्थशास्त्री थे, इनके बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो गिनी गुणांक क्या बताते हैं? तो गिनी गुणांक आय का वितरण बताते हैं। क्या बताते हैं? आय का वितरण, किसी देश के अंदर आय का वितरण किस तरह हो रहा है, ये वो बताते हैं। वो ये बताते हैं कि यदि गुणांक का मान, गुणांक का मान 0 है तो क्या है? सभी लोगों को क्या हो रही है? सभी को बराबर बराबर आय है, यानी इक्वालिटी है, सब में समानता है। और गुणांक का मान 1 है तो पूर्णतः क्या है? असमानता है, पूर्णतः असमानता है। पर आपको गौर बता दूं, एक बार क्वेश्चन आया है, गिन्नी गुणांक का मान ना तो कभी 0 हो सकता है और ना कभी 1 हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी देश में किसी के पास भी पैसा नहीं हो, सबके पास बराबर बराबर पैसा हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी देश में एक ही आदमी के पास सारा पैसा हो। तो इसका मान 0 और 1 नहीं होता, हमेशा इसके बीच में ही बना रहता है। और वर्तमान में भारत का गिन्नी गुणांक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ने से मतलब क्या हो रहा है? 0 से 1 की तरफ जा रहा है, यानी भारत में आय का वितरण में असमानता क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी में पूछा गया है। एक और आय से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं एंजल्स रूल। क्या बोलते हैं? एंजल्स रूल। एंजल रूल क्या है? इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो एंजल रूल में, एंजल नाम के एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये कहा कि जो गरीब व्यक्ति है वो अपनी आय का एक बड़ा भाग क्या करता है? अपने उपभोग पे खर्च करता है। उपभोग से मतलब क्या कि रोटी कपड़ा मकान पे बड़ा वाला भाग वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। कैसे? अभी देखते हैं। एक गरीब आदमी है जिसकी महीने की इनकम है, डेली के हिसाब से डेली इनकम उसकी 200 रुपए, यानी महीने की कितनी हुई? 6,000 रुपए प्रति माह उसकी इनकम है। अब देखते हैं ये 1,000 रुपए का ही क्या करता है? 1,000 का किराना प्लस 500 रुपए
500 रुपए का कपड़ा और डॉक्टर और प्लस 500 रुपए का उसके घर का किराया, ऐसे करके वो क्या करता है 2000 रुपए। मैंने बहुत छोटा छोटा मोटा मोटा आइडिया आपको समझाने की, 2000 रुपए वो क्या करता है खर्च, और बचते उसके पास कितने हैं 4000। इस 4000 रुपए में से वो काफी कुछ काम करता है। 2000 रुपए उसकी कितना कितना परसेंटेज हुआ उसका, 2000 रुपए 6000 का 2000 रुपए हुआ 33.33%। ठीक है। एक बहुत बड़ा आदमी है जिसकी इनकम है 5 लाख प्रति माह। ये इसके बीच वाले अपने आप समझ में, वो खाएगा कितने का किराना, ज्यादा अच्छा खाएगा तो कितने का खाएगा 5000, कितने का खा लेगा, इससे ज्यादा तो खा नहीं पाएगा किराना। और ये अपन ने 500 रुपये इसकी, और हम क्या कर लेते 5000 रुपए और उसका अदर खर्च जोड़ ले जो हमने इसके जोड़े थे। इसके कितने हो गए 10,000, इसके कितने हो गए 10,000। तो 10,000 5 लाख का कितना परसेंट हुआ, 10,000 1 लाख का 10% हुआ, 5 लाख का कितना होगा 2%। तो यानी कि 5 लाख का 10,000, 10 लाख का 1% होगा 2%। ये कितने परसेंट हुआ 2%। आप दोनों में अंतर देख लीजिए। यानी कि यही एंजल्स ने बोला है कि कोई जो गरीब व्यक्ति रहता है वो अपनी क्या कहता है आय का एक बड़ा भाग उपभोग कर लेता है, मतलब रोटी कपड़ा मकान पे खर्च कर देता है, और इसलिए वो गरीब बना रहता है। तो उन्होंने एक क्या किया, गरीबी का दुष्चक्र नाम का एक क्या हुआ सर्कल भी बना के बताया कि कैसे गरीबी का दुष्चक्र होता है, जिसको बोलते बीसीएस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का दुष्चक्र। ये दुष्चक्र कैसा है वो देखो, आय कम है, आय कम तो फिर बचत भी कम होगी, क्योंकि बचत कम होगी तो कहीं निवेश, मैंने निवेश के बारे में बताया, कोई उत्पादन वाले निवेश भी क्या करेगा कम कर पाएगा, और जब निवेश कम कर पाएगा तो फिर से क्या होगा निवेश कम करेगा, फिर से आय कम होगी। मतलब ये कहीं ना कहीं ये सर्कल घूमते रहेगा, आय कम फिर बचत कम निवेश कम, आय कम बचत कम निवेश कम। तो ये कहीं ना कहीं गरीब था तो गरीब बना रहेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं गरीबी का दुष्चक्र। ये इसी को बोलते हैं एंजल्स रूल। अब आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो उसको लोन देना पड़ेगा जिससे उसका ये आय वाला कम वाला ज्यादा बचत हो जाए तो निवेश ज्यादा कर रहे, यानी इन तीनों जगह में से कहीं ना कहीं उसकी मदद करनी पड़ेगी, जिसके लिए विभिन्न योजनाएं सरकार चलाती है। स्वरोजगार योजना, लोन योजना, हार्वेस्टर योजना, वेयर हाउस योजना, तमाम योजना जितनी में उसको पैसा मिल सके। तो ये पैसा देके सरकार इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहती है, भले ही वो कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, छोटा बिजनेसमैन हो, किसान हो, गरीब आदमी हो। तो ये 20वें सर्कल था। ये था राष्ट्रीय आय से संबंधित मोटा मोटा आइडिया। और अगर इसमें कुछ घट रहा होगा तो अगले वीडियो में मैं जरूर आपके लिए बताऊंगा, आप कमेंट बस उसमें कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करेंगे तो और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।